प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जीएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अनसॉल्व्ड पेपर जीव विज्ञान कक्षा 12 का हल करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपके लिए सेट नंबर 1 स्टूडेंट पूरा फाइनल करा दिया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर दूसरा का पार्ट नंबर दूसरा, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में मैंने सेट नंबर दूसरा का यहाँ तक क्वेश्चन करा दिया था। स्टूडेंट देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ तक मैंने करा दिया था 4 का घातक एस का रिश्ता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 4 का घा से। ठीक है, घ तक मैंने करा दिया था, घा से स्टार्ट करेंगे अनिषेक जनन थे। ठीक है, तो चलते हैं बिना ही देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, चौथे का हमारा घा कह रहा है कि अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यही क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट कि अनिषेक जनन क्या है। ठीक है, तो उत्तर डालेंगे और हेडिंग पड़ जाएगी हमारी अनिषेक जनन। तो इसमें क्या लिखना है स्टूडेंट, यदि बिना ही निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो तो इस घटना को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा भी है अनिषेक जनन यानी बिना ही निषेचन के, यानी अनिषेक जनन यानी बिना ही निषेचन के अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उस घटना को हम कह देते हैं स्टूडेंट क्या, अनिषेक जनन। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर सिंपल सी भाषा में। जैसे हमारे पास उदाहरण स्टूडेंट है, कुछ मधुमक्खियों में, सारी मधुमक्खियों में नहीं कि आप कह दें कि सभी मधुमक्खियों में, कुछ जो मधुमक्खियां हैं उन्हीं में। तो कुछ मधुमक्खियों में होता है अनिषेक जनन, और स्टूडेंट छिपकली में होता है आदि। और मैं बता दूं अगर आपको और ही जानना हो तो चींटियों में भी होता है, सर्प में भी होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो अनिषेक जनन किन में पाया जाता है, कुछ मधुमक्खियों, छिपकली, जैसे चींटी, जैसे सर्प। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे स्टूडेंट मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे स्टूडेंट की मधुमक्खियां कितने टाइप की होती हैं, ये हम जानेंगे। तो मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हमारे पास होती है श्रमिक मधुमक्खी। कौन सी होती है, श्रमिक मधुमक्खी। इसमें जो होते हैं ये द्विगुणित होते हैं, यानी 2n, जिसमें n की वैल्यू जो होती है 16 होती है। यानी कितने टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 32 गुणसूत्र होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी में कितने होते हैं, 32 गुणसूत्र होते हैं। और मनुष्य में कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो 16 गुणसूत्र आएंगे। ठीक है, क्योंकि 2n लिखा है ना। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर देख सकते हैं रानी मधुमक्खी, दूसरी कौन है, रानी मधुमक्खी। यह भी कितने हो, द्विगुणित होती है, यानी मतलब 32 गुणसूत्र इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए क्या कहते थे, द्विगुणित है, 2n। अगर n होता तो वहाँ अगुणित लिखते, जैसे ये है नर या ड्रोन मधुमक्खी, तो ये कैसी होती है, अगुणित होती है, यानी n होती है, डिप्लॉइड। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसी होती है, अगुणित होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 16 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू अगर रखेंगे 16, तो 16 दूनी 32, इसमें भी 32 हो जाएंगे। मगर यहाँ पर कितने होते हैं, 16 ही होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, किसमें, जो नर या ड्रोन मधुमक्खी होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि श्रमिक मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं, रानी मधुमक्खी में कितने होते हैं, और नर या ड्रोन मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आप ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। हम इसकी क्रिया विधि के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम क्रिया विधि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रानी मधुमक्खी। ठीक है, तो रानी मधुमक्खी, या आप लिख सकते हैं मादा मधुमक्खी भी लिख सकते हैं, जैसे श्रमिक मधुमक्खी भी लिख सकते हैं। मगर यहाँ पर हमने क्या, कौन सी मधुमक्खी ले ली है स्टूडेंट, रानी मधुमक्खी। अगर यहाँ मादा भी लिख दे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि रानी मधुमक्खी जो है मादा मधुमक्खी ही है। और ड्रोन या नर, अब यहाँ अपनी जगह में ड्रोन की जगह आप यहाँ नर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि मतलब 32 होती है। तो हम 32 की जगह 2n लिख दिए, बात एक ही है। कितने गुणसूत्र होते हैं यहाँ पर, इसके पास 32 गुणसूत्र होते हैं, अभी मैंने बताया। तो हम 32 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2n लिख दिया, यानी द्विगुणित। ठीक है स्टूडेंट, तो जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब इसका हम आधा आधा बंटवारा करेंगे तो n और n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको पता है स्टूडेंट कि रानी मधुमक्खी, इनमें क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, नर यानी मादा में क्या होते हैं,
अंडाणु। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, इन्हें आप बता सकते हैं कि भैया ये जनक है। ये क्या है, ये हमारे जनक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और हमने यहाँ पर इनका विभाजन कर दिया है। और यहाँ पर ड्रोन का क्या होगा स्टूडेंट, ड्रोन तो सिर्फ एक ही है, तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी इसी का इसी हो जाता है। ठीक है ना, यही का यही रह जाता है, एन का एन ही। तो हमें पता है नर में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या है, शुक्राणु। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर निषेचन कराएंगे, तो यार इस एन का जब इस एन से निषेचन कराएंगे तो एन और एन कितने हो जाएंगे, 2n, यानी कि मतलब कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 32 गुणसूत्र होता है। आप यहाँ यह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 16 गुणसूत्र है और 16 गुणसूत्र दोनों मिलकर कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 32 गुणसूत्र, चाहे आप n लिख कर दर्शा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने क्या कराया, यहाँ पर निषेचन कराया हुआ है। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर निषेचन हुआ है। अगर निषेचन हुआ है तो क्या बनेगा, मादा मधुमक्खी बनेगी। कौन सी मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी बनेगी, या आप लिख सकते हैं रानी मधुमक्खी, या आप मादा मधुमक्खी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, जब निषेचन होता है तो मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो हमारे पास एक एन बचा है, ये वही का वही रह जाता है, यानी कि मतलब इसमें क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। यानी कि मतलब जो नर मधुमक्खी प्राप्त होती है, जो बनती है, तो उसमें क्या होता है, उसके लिए निषेचन जरूरी नहीं होता है। उसमें ये किसके द्वारा बनती है, ये अनिषेक जनन के द्वारा होता है। ये इसका निर्माण किसके द्वारा, अनिषेक जनन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो जब n से n ही बन जाता है, यानी 16 के गुणसूत्र 16 ही गुणसूत्र होते हैं, तो ये कौन सी मधुमक्खी होती है, नर मधुमक्खी होती है। यानी कि मतलब n से n ही बना है, यानी कि मतलब इस n के साथ दूसरा n नहीं आया है, तो n से n ही बना है, तो कैसा जनन हो जाएगा, अनिषेक जनन। इसमें क्या है, इसमें n और n मिलकर 2n बनाए हैं, यानी कि मतलब क्या हुआ, इसमें निषेचन हुआ है, जबकि यहाँ पर नहीं हुआ स्टूडेंट। यही इसकी पूरी की पूरी क्रिया विधि है। ठीक है, इसका आप अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट लेकर के इसे आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों की कह रहा है 5 का हमारा का क्वेश्चन कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, या इंजीनियरिंग को अभियांत्रिकी भी बोलते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिए, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्ड है लिखा है, इसे अभियांत्रिकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोगों को लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, यही कह रहा है ना। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर में कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है हमारी, जिससे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो यह क्या है स्टूडेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या होता है स्टूडेंट कि जो हमारे पास जो इसके अंतर्गत जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप है, इसके अंतर्गत जो जीवों के जो लक्षण प्रारूप होते हैं, जो फिनोटाइप होते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक पदार्थ, अब आनुवांशिक पदार्थ कौन होते हैं, जीन कह दो या डीएनए, खंड को जोड़ा या घटाया या ठीक किया जाता है। यही घटना को क्या कह देते हैं स्टूडेंट, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। यही घटना क्या है स्टूडेंट, हमें सबसे पहले जानना है, इसे रट्टा नहीं मानना। आपको क्या जानना है, जो भी हमारे जीव होते हैं उनके फिनोटाइप ज्ञात करने के लिए, जो हमारे जो जीव होते हैं स्टूडेंट, जो जीवों के फिनोटाइप ज्ञात करने के लिए, फिनोटाइप क्या है, जो हमारे लक्षण प्रारूप ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अब आनुवांशिक पदार्थ कौन होते हैं, जो हमारे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जीन या डीएनए, खंडों को क्या किया जाता है, जोड़ा या घटाया या ठीक किया जाता है। यही घटना को हम कह देते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आपको समझ के पढ़ना है। ठीक है, इसके अनुप्रयोग को हम जानेंगे। तो इसके अनुप्रयोग पहला नंबर है हमारा मानव इंसुलिन के निर्माण में। पहला उपयोग क्या है, मानव इंसुलिन के निर्माण में, और दूसरा अनुप्रयोग हमारा टीका उत्पादन के निर्माण में। यही दोनों आपको अनुप्रयोग अच्छी तरह से याद करके रखना है। और भी अनुप्रयोग होते हैं, मगर आपके लिए जो स्टूडेंट 2 ही अनुप्रयोग पूछे, तो हम 2 ही अनुप्रयोग हमने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का ख कह रहा है डीएनए और आरएनए में कोई 3 अंतर लिखिए। यही कह रहा, 3 ही अंतर कह रहा था, हम 3 ही अंतर लिखेंगे। तो एक तरफ आपको डीएनए लिख लेना है, एक तरफ आपको आरएनए लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट। तो उत्तर में सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे डीएनए में कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। यह हमारा पहला पॉइंट है। आरएनए में कौन सी है? इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। आपको डी हटा देना है, डीऑक्सी हटा देना है। ठीक है, डीऑक्सी जब हटा देंगे तो राइबोस बचेगा। तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम इसमें जानेंगे डीएनए में का दूसरा पॉइंट है कि यह आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है स्टूडेंट? जो हमारे आनुवांशिक गुण होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? डीएनए। क्या करता है? यह आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये अच्छा पॉइंट भी है। और यहाँ पर इसका दूसरा पॉइंट है आरएनए का, यह प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसका भी बहुत ही मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करना। ठीक है स्टूडेंट। अगर आपसे कार्य पूछा जाए डीएनए कार्य क्या होता है, तो आप सीधी सी कार्य बता देंगे कि आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करना। इसका कार्य क्या है? आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करना। आपसे 1 नंबर पे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर इसका भी कार्य पूछा जा सकता है कि आरएनए का क्या कार्य है, तो आप सीधे से बता देंगे स्टूडेंट कि इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा पॉइंट आ डीएनए का कि इसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इसमें कौन सा अम्ल है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। यानी शर्करा की जगह आपको क्या कर देना है? न्यूक्लिक अम्ल कर देना है। और यहाँ पर आप डीऑक्सी हटा देंगे स्टूडेंट। जब डीऑक्सी हटा देंगे तो कौन सा अम्ल बचेगा? राइबो न्यूक्लिक अम्ल बचेगा। ठीक है। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया था आरएनए में? राइबो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, यानी वो होता है। ठीक है स्टूडेंट, यही अंतर है 3। और भी अंतर होते हैं स्टूडेंट, ये डबल हेलिक्स होते हैं, सिंगल हेलिक्स होते हैं ना, बहुत सारे अंतर होते हैं। इसमें क्षारक अलग होते हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, इसमें अलग होते हैं एडेनिन और यूरेसिल होता है। ठीक है स्टूडेंट, साइटोसिन ग्वानिन। तो आप ऐसा भी अंतर लिख सकते हैं, मगर आपको 3 ही अंतर पूछा, हमने 3 ही अंतर शॉर्ट में लिख दिया है बढ़िया अच्छे अच्छे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का हमारा ग कह रहा है मानव इंसुलिन पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि मतलब इसमें इसके बारे में हमें टिप्पणी लिखना है, जो मानव इंसुलिन हार्मोन होता है। ठीक है। तो उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? ये जो हमारा इंसुलिन होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन होता है, यानी प्रोटीन से बना। ठीक है स्टूडेंट। यह प्रोटीन युक्त यह प्रोटीन युक्त हार्मोन, यानी कि मतलब प्रोटीन से जो युक्त होता है, बना भी होता है, यानी यह प्रोटीन युक्त हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। कौन? जो हमारा इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन ही है। तो लिखा है स्टूडेंट, यह प्रोटीन युक्त हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा 10th में। ठीक है, कि जो है किसके द्वारा निर्मित होता है? तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा। किसकी? अग्नाशय की। और जानेंगे हम तथा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसका कार्य पूछा जाता है, तो आप कार्य में भी यही लिख सकते हैं कि इंसुलिन का कार्य क्या होता है। तो आप बताएंगे स्टूडेंट कि जो हमारा ब्लड होता है, जो रुधिर होता है, जो खून होता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन। ये इसका कार्य भी है एक प्रकार का। ठीक है। और हम जानेंगे स्टूडेंट कि इस हार्मोन की अपूर्णतया रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देती है। जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है स्टूडेंट शरीर में, बॉडी में, तो ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आपसे पूछा भी जा सकता है
कि जब शरीर में इंसुलिन हार्मोन अपूर्णतया हो जाता है, यानी इसकी कमी जब हो जाती है, तब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ग्लूकोज का स्तर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या करना है, जब बढ़ा देती है तो परिणाम स्वरूप रुधिर से कोशिकाएं ग्लूकोज नहीं प्राप्त करती हैं। क्या लिखा है, जब उसका स्तर बढ़ जाता है स्टूडेंट, तो क्या होता है, परिणाम स्वरूप रुधिर से कोशिकाएं जो हैं वो ग्लूकोज नहीं प्राप्त करती हैं। यह घटना मधुमेह रोग का कारण बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, मधुमेह रोग का कारण। अब कैसे, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या हो गया, इंसुलिन की कमी हो गई। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का स्तर ब्लड में क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर बढ़ जाता है तो स्टूडेंट क्या होता है, जो हमारे रुधिर से जो कोशिकाएं हैं, जो रुधिर में जो कोशिकाएं, रुधिर से कोशिकाएं क्या करती हैं, ग्लूकोज नहीं प्राप्त करती हैं, ठीक है ना। यानी ग्लूकोज अगर नहीं प्राप्त करती हैं तो क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है स्टूडेंट। कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग, जिसे आप कहते हैं डायबिटीज। मधुमेह को क्या कहते हैं, डायबिटीज, ठीक है, रोग का कारण भी बन जाता है, यानी हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम जानेंगे और कि यहाँ पर देख सकते हैं इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से, अगर इंसुलिन हार्मोन अधिक हो गया, यहाँ पर कम था ना, यहाँ पर कम था तो भैया ग्लूकोज का स्तर बढ़ गया था। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से रक्त शर्करा कम हो जाती है। क्या हो जाता है, अगर हमारे यानी कि मतलब बॉडी में स्टूडेंट अगर इंसुलिन ज़्यादा ही मात्रा में आ जाए तो क्या होगा, रक्त यानी मतलब अधिकता से रक्त में जो शर्करा है, रक्त शर्करा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम जानते हैं स्टूडेंट कि रक्त की शर्करा किसे कहते हैं, रक्त की शर्करा हम ग्लूकोज को कहते हैं। किसे कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। तो वही यहाँ लिखा है कि अगर इंसुलिन हार्मोन की अधिक, यानी इस इंसुलिन अगर हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो गया तो क्या होगा, रक्त शर्करा कम हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा ही मात्रा में आ गया। तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यानी मतलब जो शर्करा है वो कम हो जाएगी। अगर शर्करा बढ़ी तो इंसुलिन कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे अपोजिट होता है। तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर कम हो जाता है तो ये यहाँ इसके आगे क्या होगा, फिर इससे इंसुलिन आघात हो जाता है। फिर क्या होगा, इससे थकावट, मूर्छा, ऐंठन और अंत में मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, क्यों थकावट होती है, मूर्छा होता है स्टूडेंट, ठीक है, ऐंठन होती है, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट जो ब्लड में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो ग्लूकोज ही होती है। अब ग्लूकोज का काम क्या होता है, एनर्जी देना स्टूडेंट, एटीपी के रूप में। तो स्टूडेंट अगर ग्लूकोज की मात्रा ही कम हो जाएगी हमारे रुधिर में तो हमें एनर्जी कौन देगा, ऊर्जा कौन देगा, ऊर्जा कौन प्रदान करेगा। तो वही तो है कि अगर इंसुलिन बढ़ेगा ज़्यादा मात्रा में तो हमारा ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। अगर ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा तो हमें पूरी की पूरी अच्छी तरह से एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो हमें क्या होगा स्टूडेंट, हमें थकावट आएगी, मूर्छा आएगा, ऐंठन, अंत में मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंसुलिन की उपस्थिति को सबसे पहले कुत्तों में देखा गया था। किसमें देखा गया है कि इंसुलिन की उपस्थिति सबसे पहले कुत्तों में देखा गया था, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। और इसके बाद हम जानेंगे इसके कार्य क्या है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसका कार्य है इंसुलिन का, रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने के साथ ही इंसुलिन शरीर की हर कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाने काम भी करता है। यानी कि मतलब ग्लूकोज का स्तर भी नियंत्रित करता है। कौन, जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है वह रक्त में यानी ब्लड में ग्लूकोज का स्तर भी नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करने का काम करता है। नियंत्रित का मतलब कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया ग्लूकोज तो हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। अगर कम हो गया यानी ग्लूकोज अगर कम हो गया स्टूडेंट तो ये क्या होगा, हमें ऐंठन वगैरह होगी, ठीक है। तो वही लिखा भी है यहाँ पर, ऊपर मैंने लिखा है। तो अब इसके साथ एक काम और क्या करेगा, क्योंकि ये एक पहला तो हमारा काम होगा, ग्लूकोज का स्तर को नियंत्रित करता है। फिर इसके बाद इंसुलिन और क्या करता है, शरीर की हर कोशिका तक
ऊर्जा पहुंचाने का काम भी करता है। कौन? हर एक कोशिका, जो बॉडी हमारा जो शरीर है, शरीर के हर एक कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुंचाने का काम किसका हो जाता है? इंसुलिन। यह भी काम करता है। ठीक है, इंसुलिन का भी यही काम है कि हर कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाने का काम है। ठीक है, इंसुलिन का। तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा यहाँ पर 5 का हमारा घ कह रहा है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का केवल स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, यही कह रहा है। चलो चलते हैं, हम देखते हैं कैसा हमारा चित्र है। देखिए प्रिय स्टूडेंट, ये हमारा मलेरिया परजीवी का पूरा जीवन चक्र है। यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से मच्छर काटा है और ऐसा जो है यहाँ पर यह भी चित्र बना हुआ है। आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे हमारा पूरा जीवन चक्र यहाँ पर बीता हुआ है। ऐसे आपको देखना है, ऐसे ही आपको बनाना है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे से यहाँ से पुनः फिर इसी में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर लिखना नहीं आता तो न लिखिएगा, और आपको हाथ नहीं बनाना आता तो आप जैसा भी बने आपको बना देना है। ठीक है ना, हाथ की उंगली वगैरह। और आपको एक मच्छर भी यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट कि जब मच्छर दूसरे मानव काटता है तब जीवाणु काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं। जो भी होते हैं जीवाणु, ये जिसके जब पहले जो और किसी को काटे होंगे और किसी के काटने के बाद अगर दूसरे मानव बैठ जाते हैं तो जो जीवाणु होते हैं इसके अंदर वो इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसी का जो जीवन चक्र देख सकते हैं, जीवाणु है हमारे बैक्टीरिया हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर पूरा इनका जीवन काल है स्टूडेंट। ऐसे दोबारा भी चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि काटते ही रहते हैं दिन में। ये देख सकते हैं, ये पूरा इसका जीवन चक्र है। आप इसका अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसा ही पूरा बनाइएगा अच्छी तरह से। आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि लिखा भी हुआ है, अच्छा है, बढ़िया। तो इसका आधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 6वें का हमारा क्या कह रहा है, मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि मेंडल जी ने कैसा योगदान दिया था। ठीक है, तो हमें इसके बारे में जानना है। तो उत्तर डाल करके लिखना है स्टूडेंट। सबसे पहले, मेंडल ने जीव विज्ञान की इस शाखा आनुवंशिकी को अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी दिया था। कौन सी शाखा है? तो शाखा का नाम है आनुवांशिकी। किस आनुवांशिकी है, कौन सी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं मेंडल ने जीव विज्ञान की इस शाखा, कौन सी शाखा? आनुवांशिकी को अति महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, इसीलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो आप बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकी के जनक। ठीक है स्टूडेंट, माना जाता है। उन्होंने मटर के दानों पर संकरण के तरह तरह के प्रयोग किए थे। ठीक है स्टूडेंट, संकरण के तरह तरह के प्रयोग किए थे और 3 नियमों को प्रतिपादित भी किया था। कौन? मेंडल साहब ने। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल ने सबसे पहले किस में प्रयोग किया था, तो आप बताएंगे जो मटर के पौधे में। ठीक है, किस पौधे में? तो आप बताएंगे मटर के पौधों में प्रयोग किया था उन्होंने। तो इसके बाद हमारे क्या है, प्रतिपादित किया था आनुवांशिकता के सिद्धांत के अनुसार। जो हमारी आनुवांशिकता है उसके अनुसार, उस सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का स्थानांतरण होता है। क्या बताया गया है आनुवांशिकता में? जो एक पीढ़ी से जो लक्षण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का स्थानांतरण होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं जो भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उनका क्या होता है? स्थानांतरण होता है, उनका ट्रांसफर होता है। लिखा है ना कि आनुवांशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों को क्या होता है? स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। मेंडल ने ये प्रयोग मटर के पौधे पे किया था। किस पौधे पे किया था? मटर के पौधे
पे किया था, आपसे पूछा जाएगा ना कि जो मेंडल थे वो किस पौधे में प्रयोग किए थे, तो आप बताएंगे मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे मेंडल ने, ठीक है। और मेंडल के जो नियम है, मेंडल ने कितने नियम दिए थे, आप बताएंगे 3 नियम दिए थे। तो कौन कौन से नियम है, पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, ठीक है, और तीसरा क्या है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो कितने नियम दिए थे, तो 3 नियम दिए थे स्टूडेंट, यही इनका योगदान था। और इनके नियम के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, छठवें का हमारा खा कह रहा है निम्नलिखित के बीच अंतर लिखिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित के बीच अंतर लिखिए। नंबर 1 है हमारे पास समष्टि और समुदाय। क्या है, समष्टि और समुदाय। तो एक तरफ आपको डाल लेना है हेडिंग में समष्टि, एक तरफ आपको समुदाय, ठीक है। तो उत्तर में सबसे पहला पॉइंट समष्टि में लिखेंगे स्टूडेंट कि समष्टि समष्टि अकेले जीवित नहीं रह सकती है। क्या लिखा है, समष्टि जो है अकेले जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि समष्टि में स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति के जीव के बारे में यानी कि मतलब जानकारी प्राप्त की जाती है। जो हमारी समष्टि होती है उसमें एक ही जीव यानी एक ही जाति के जीवों के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में, एक ही जीवों की जाति के बारे में, जो समष्टि होती है। आप जान भी सकते हैं, अगर एक ही जीव लेंगे, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, गाय। तो गाय क्या होती है, एक जीव होता है। अगर गाय के बारे में ही बात करें और घास वगैरह की बात में ना, यानी पेड़ पौधों जो घास वगैरह होती है उनकी बात अगर ना करें, तो क्या हमारी गाय जिंदा रह सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाय को क्या चाहिए, घास वगैरह चाहिए चरने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या लिखा है कि समष्टि अकेले जीवित नहीं रह सकती है, गाय को जो कुछ मिलना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, तभी वह जीवित रह सकती है। समष्टि में क्या होता है कि केवल और केवल एक ही जाति के जीवों के बारे में बताया जाता है, ठीक है, इसमें समष्टि में। और समुदाय में क्या होता है स्टूडेंट, समुदाय जीवित रह सकता है, क्योंकि इसमें ग्रुप के बारे में बताया जाता है, एक जीव नहीं कई सारे जीव, जैसे जानवर पेड़ पौधे। तो इनमें क्या हो सकता है, ये जीवित रह सकते हैं। जानवर और पेड़ पौधे दोनों ही अगर शामिल हो जाएं तो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, यानी कि मतलब जानवर यानी कि मतलब घास को चर सकते हैं, यानी कि मतलब जीवित रह सकते हैं कि नहीं। तो समुदाय में क्या होता है, जीवों के समूह के बारे में बात की जाती है, ठीक है, जो हमारे जीव होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, एक ही जीव की जाति के बारे में बताया जाता है, ये हमारा समुदाय होता है। समुदाय अगर है तो अगर अगर समुदाय है तो प्राणी जो होते हैं वो जीवित रह सकते हैं, लेकिन समष्टि में क्या होते हैं, समुदाय नहीं है तो वो जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। इसके बाद हमें जाना, समष्टि संपूर्ण परितंत्र को प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि मतलब जो पूरा का पूरा जो परितंत्र होता है, आपने स्ट्रक्चर देखा भी होगा परितंत्र का, वो उसको प्रदर्शित नहीं करता। क्यों प्रदर्शित नहीं करता है, कारण है कि एक ही जाति के जीवों के बारे में बताया जाता है। इसमें क्या होता है, समुदाय परितंत्र को प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो परितंत्र है उसके बारे में यह जानकारी ले सकता है, यानी प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बारे में यही बताया, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा समूह होता है। और इसमें क्या स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट है, समष्टि में केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है। क्या होता है, समष्टि में केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है। इनमें अंतर जातीय संघर्ष होता है, किनमें, समुदायों में। क्यों अंतर जातीय, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि समष्टि में सभी जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, जाना जाता है। इसमें क्या होता है, ग्रुप के बारे में पढ़ा जाता है, जो जीव होते हैं, तो वहाँ उसका वर्ड जो है अलग बोल दिया जाता है, अंतर जातीय, उसका मतलब वही होता है, ठीक है। अंतः जातीय संघर्ष क्या होता है, खुद और खुद हमारे संघर्ष करते हैं एक ही जीव, तो ठीक है ना। तो इसी के बारे में बताया जाता है कि समष्टि में केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है, अंदर ही अंदर। और इसमें क्या होता है, अंतर जातीय संघर्ष होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीव शामिल रहते हैं, तो अंतर जातीय बोल देते हैं। यहाँ सिंपल अकेला ही जीव रहता है, एक ही जाति के जो जीव रहते हैं,
उसमें हम क्या लिखते हैं, अंतः जाति संघर्ष करते हैं, होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे छठवें का हमारा ग कह रहा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में पीसीआर को संक्षेप में समझाइए। मैंने जो है सेट नंबर 1 में स्टूडेंट, सेट नंबर 1 में 5 का घ प्रश्न आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने ये प्रश्न करा दिया स्टूडेंट, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।